हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन देखना है। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे अभी तक हमने आपको बताया था, रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी हो सकता है टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो गौर से देखो, रेट और रेट कांस्टेंट में कैसा रिलेशन है डायरेक्ट का। तो हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो पीछे हमने क्या बताया था कोलिजन थ्योरी में, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये कोलिजन का जो रेट है ये बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा रिएक्टेंट के बीच में, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेनली हम देखेंगे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के साथ रिलेशन। पहला चीज़ क्लियर है। यही रिलेशन कौन दिया था? अर्हेनियस ने। तो हमने क्या कहा, चलिए हमने कहा कि अर्हेनियस का रिलेशन था क्या, तो ये था रिलेशन आपका रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, इसके बीच इन्होंने रिलेशन दिया था। ठीक है, तो ये क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा रेट कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कितना बढ़ेगा, ये बताया था एक्यूरेटली किसने? अर्हेनियस ने। ये एक्चुअल में वेंटॉफ ने सबसे पहले डिराइव किया था, उसको पूरा का पूरा इंटरप्रेट किया था अर्हेनियस ने। इसीलिए अर्हेनियस के ही नाम पे है कि अर्हेनियस इक्वेशन क्या है देखिएगा। ये जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट बराबर A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA बाई RT। तो इसको आप मुजबानी याद रखिएगा। बोलिए मेरे साथ एक बार, K बराबर A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA बाई RT। यहाँ पे एक एक टर्म हम पहले समझेंगे। तो जहाँ पे आप पहला चीज़ देखिए, K क्या है? K है मेरा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, जो हम आपको पीछे बताए हैं। A है मेरा, इसको देखो एक्सपोनेंशियल से पहले आया है, इसको कह सकते हो आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको देखोगे इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है, या इसको अर्हेनियस फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है। E आपको पता है एक्सपोनेंशियल टर्म है, और EA है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं, वो एडिशनल एनर्जी जिसके कारण रिएक्टेंट कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट में। R आपका गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपको जूल में वैल्यू लेना होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। T है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब समझिएगा, टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। तो शायद सारा टर्म से एक बार आ गया। चलिए फिर से बोलिए, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है मेरा? तो सबसे पहले अर्हेनियस रिलेशन दिया था, क्यों ये देना, ये कहना चाह रहा था कि टेम्परेचर और K के साथ क्या रिलेशन है। इंटरप्रिटेशन हम लोग बाद में करेंगे, तो पहले इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर क्या था? K बराबर यानी रेट कांस्टेंट बराबर A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA बाई RT। 2 बार 4 बार बोलिए, एक आध 2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इसका हम पूरा कहता है ना कि इसको चीर फाड़ करके इसका एक एक चीज़ समझते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से K का क्या होगा। तो पहला चीज़ देखो, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे, यहाँ देखना, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो EA बाई RT घटेगा। पहला चीज़, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो EA बाई RT घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर नीचे। लेकिन यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस में कोई चीज़ अगर घटेगा यानी कि बढ़ेगा, अल्टीमेटली वो इंक्रीज करेगा। तो किसी का पावर जब इंक्रीज कर गया तो K भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर से समझिएगा, EA बाई RT है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो EA बाई RT घटा। जैसे मान लो 2 से वो 1 हो गया, तो -2 से वो -1 हुआ। तो गौर से देखना, -2 से -1 हुआ यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ? वो बढ़ रहा है। माइनस में कोई वैल्यू घटता है यानी कि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी किसी का वैल्यू अगर पावर वाला वैल्यू बढ़ेगा तो K क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या मिला? टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा वैल्यू ऑफ K रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा बढ़ेगा।
इतना क्लियर है? पहला चीज़ समझ में आया। अब ये कैसे बढ़ता है, तो ये डायरेक्टली आपका पूछा हुआ ये आईआईटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे के था और टेम्परेचर दे रखा था, तो गौर से देखो, अभी अभी कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, लेकिन क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कोरिलेशन अभी पता चला कि ये बढ़ाने से ये तो बढ़ रहा था, लेकिन कैसा? एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ इस तरह से रहता है वो होगा। तो ये डायरेक्टली आपको पकड़ना था, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ा, लेकिन कैसा बढ़ा? एक्सपोनेंशियली बढ़ा। तो ये आपका डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड इंटरप्रिटेशन पे। कॉपी करिए। हमने अभी अभी देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ता है। ये एक्यूरेटली बताया था किसने? अर्हेनियस ने। लेकिन इसका एक लमसम वैल्यू भी है जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म से जाना जाता है। क्या है? पहले हम लोग देखते हैं उसे। देखिए, हमने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये एक टर्म है जिसका प्रेजेंटेशन ईटा से होता है। ये क्या बताता है कि एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऐसे मान लो T+10 डिग्री सेंटीग्रेड, और K एट T डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दें, टेम्परेचर को हम 10 डिग्री से बढ़ा दें तो K कितना टाइम्स बढ़ गया? यहाँ पे हम ऐसे मान लो K मान लो 25 पे है, यहाँ पे 35 कर दिया, तो 35 पे अब K का वैल्यू कितना होगा? तो ये पाया गया है जनरली 2 या 2 से लेके 3 के बीच में। तो याद रखना 3 रेयर होता है और 2 मैक्सिमम केस में होता है। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने? टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर को जब 10 डिग्री से बढ़ा दोगे तो के नियरली देखा गया है मैक्सिमम रिएक्शन में ये डबल होता है। ये कितना होता है? डबल, ट्रिपल रेयर होता है। अब यहाँ देखो, मोर देन वन चॉइस जो मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे जब 2 से ज़्यादा, मतलब आपको ऑप्शन मोर देन 1 में हो तो आप दोनों मारोगे, 2 और 3। लेकिन जब 2 और 3 दोनों हो ऑप्शन में और एक ही चॉइस अगर लेना हो तो कौन लोगे? 2, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है? 2। अब आओ, यही जो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, इसको हमने क्या कहा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या कहा हमने? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मान लो कहा कि व्हेन टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री से बढ़ करके और मान लो 65 डिग्री तक हो गया, ठीक है, तो देन पूछता है कि शुरुआती जो रेट कांस्टेंट है वो मान लो यहाँ पे के कहा, तो फाइनली रेट कांस्टेंट आपसे मांगा कि कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? 25 से टेम्परेचर कहाँ गया? 65 पे। पूछा शुरुआती रेट कांस्टेंट के है या मान लो रेट ही कुछ है, तो फाइनली पूछा कि फाइनल रेट कांस्टेंट कितना हो। सॉरी, यहाँ बताओ, टेम्परेचर 25 से 35 हुआ, 35 से 45 हुआ, 45 से 55 हुआ, 55 से 65 हुआ। अब यहाँ पे रेट बताओ या रेट कांस्टेंट बताओ। यहाँ पे मान लो के, हमने क्या कहा? हर 10 डिग्री में क्या होता है? डबल। तो यहाँ पे डबल कर दो 2K, फिर डबल करो 4K, फिर डबल करो 8K, फिर डबल करो 16K, यानी फाइनल रेट हो गया मेरा 16K। इनिशियल का 16 गुना हो गया। कब? जब टेम्परेचर 25 से कहाँ किए? 65 पे। तो ये लमसम है, ये भी एक्सपेरिमेंट से आता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं, क्योंकि 2 से 3 के बीच में रहता है वैल्यू। कभी कभी 3 भी दिखाई देता है, कभी कभी 2, मैक्सिमम केस में 2 दिखाई देता है। लेकिन एक्यूरेट कौन बताया था? टेम्परेचर और के में रिलेशन? अर्हेनियस ने। लेकिन आपको ये टर्म पढ़ना है। क्या है ये? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? फिर सुना, जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री से इंक्रीज़ करते हैं, 10 डिग्री से इंक्रीज़ करते हैं तो के जो होता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू नियरली डबल हो जाता है। क्लियर है? जल्दी इसको कॉपी कीजिए। अभी तक हमने देखा अर्हेनियस इक्वेशन और उसका फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा इंटरप्रिटेशन को एक जगह करेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले अर्हेनियस इक्वेशन याद करो, k बराबर a इंटू e⁻ ये था मेरा अर्हेनियस इक्वेशन। अभी हमने इसका पहला इंटरप्रिटेशन देखा था। क्या देखा था? कि जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज तो मेरा वैल्यू ऑफ के जो था, वैल्यू ऑफ के ये भी बढ़ रहा था, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा था। चलिए दूसरा आते। अब दूसरा देखो, दूसरा में पाया गया, कोर्स देखना, कि जब टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ा तो पूछा था कि के मैक्सिमम कितना होगा। तो एक बात बताओ,
टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ा, तो टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम कब हो सकता है, टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट, तो सिंपल कर सकते हो टेम्परेचर जब T मेरा इन्फानाइट हो जाए तो देन यही पूछा गया क्वेश्चन है कि K मैक्सिमम कितना होता है और कब होता है। तो फिर से बोलो, कब होगा, जब टेम्परेचर इन्फानाइट होगा। इतना क्लियर है, क्योंकि K बढ़ रहा है किससे, टेम्परेचर बढ़ने से। तो टेम्परेचर जब इन्फानाइट हो जाए, तो बोलना है जब ये इन्फानाइट हो जाए, इन्फानाइट से किसी को डिवाइड करोगे तो वैल्यू जीरो, वैल्यू जीरो, किसी का पावर जीरो तो वैल्यू 1, यानी K मैक्सिमम बराबर कितना, A। मैथमेटिक्स वाला बड़े अच्छे से समझ सकते हो, बायोलॉजी वाला फिर से समझना। टेम्परेचर इन्फानाइट रख दिए तो इन्फानाइट से किसी को डिवाइड करोगे तो जीरो, किसी का पावर जीरो तो वैल्यू 1, ये वाला वैल्यू हो गया मेरा, ये पूरा का पूरा आ गया 1, 1 से मल्टीप्लाई किए तो ए ही रह गया, यानी K मैक्सिमम बराबर कितना होता है, ए। पता नहीं कितनी बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि K रेट कांस्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अर्हेनियस फैक्टर K बराबर होता है कब, जब टेम्परेचर मेरा इन्फानाइट होता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया। चलिए तीसरा आते हैं। तीसरा कहता है फ्रैक्शन ऑफ, इसको अच्छे से समझेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू या थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना, e⁻⁻⁸ इसको समझिएगा। मतलब उतना मॉलिक्यूल का हिस्सा जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, कितना है, e⁻⁻⁸ शायद कुछ याद हो जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। चलिए हम इधर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिएगा, हमने आपको एनर्जी ग्राफ बताया था और इधर बताया था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विथ टाइम, तो इधर हम टाइम मान लेते हैं। मान लो वही ग्राफ हम फिर से समझा देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ मेरा रिएक्टेंट है। याद करो, ये जो एडिशनल एनर्जी देना पड़ा था इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसके पास पहले से जो है वो इंटरनल एनर्जी, और ये जहाँ तक मैक्सिमम तक पहुँचा इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था, वो टोटल एनर्जी जहाँ तक रिएक्टेंट अगर पहुँच जाए तो कहाँ पहुँचेगा, प्रोडक्ट में। फिर सुना, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था, वो टोटल एनर्जी जहाँ तक रिएक्टेंट पहुँच जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, प्रोडक्ट में। इतना क्लियर है। अब सुनिए, कहता है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब समझिए, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी समझिएगा गौर से इसको, हिस्सेदारी। मान लो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 पढ़ रहे हैं तो 100 का सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें से मान लो 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पढ़ाई करने का जो लेवल था वो पहुंच गया कहाँ तक, थ्रेशोल्ड तक, मतलब उस कंपटीशन के लेवल तक पहुंच गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा उसको, प्रोडक्ट में चला गया। समझिएगा, तो कितना में, 100 में से 10 ही ना पहुँचे तो कितना हिस्सा, 1/10। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, टोटल में से कितना हिस्सा। तो टोटल का अगर 10 गया है, 100 में से 10 गया यानी कि 1/10। ये क्या है, 1/10। 1/10 रिएक्टेंट ही कहाँ पहुँचा था, थ्रेशोल्ड तक। उसी को बताया गया है किससे, e⁻⁻⁸ शायद ये समझ में आ गया होगा। सारे मॉलिक्यूल नहीं, वो फ्रैक्शन केवल उस मॉलिक्यूल का, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का उतना हिस्सा जो कि प्रोडक्ट में जाएगा। कब जाएगा, जब उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बड़ा हो जाए। इतना क्लियर है। अब सुनना, जैसे हमने कहा कि मान लो अभी 10 पहुंच रहा था, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से होगा कि ज़्यादा कोलिजन होगा, K का वैल्यू बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो अब 10 में से क्या होगा, 20 जाएगा। जैसे मान लो हम उसी क्लास का एनवायरनमेंट अगर बदल देते हैं, थोड़ा सा जोर डालते हैं, बच्चे को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं, किसी तरह से उसका मोरल बूस्टअप करते हैं, तो 10 में से अगर 20 का सिलेक्शन होने लगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। अब क्या हुआ कि मेरा जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उसका वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसको भी आपके ग्राफ से दिखाया गया है, उस ग्राफ को भी समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम दिखा रहे हैं इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल FOM से लिख दे रहे हैं,
ठीक है, और इधर है मेरा एनर्जी, इधर है मेरा एनर्जी, ठीक है। इस ग्राफ को ऐसे दिखाया गया है, ऐसे, ठीक है। ये जो मैक्सिमम जो यहाँ पे वेलोसिटी मिलता है इसको कहते हैं CMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास कौन है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास कौन है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी पता है तो हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो याद रखना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास होता है, लेकिन इसका वैल्यू कम होता है। आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ोगे या फिर हमने ही आपको पढ़ाया होगा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मैक्सिमम के पास होता है, लेकिन ये जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है सबसे कम होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास होता है, लेकिन उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। वो सब छोड़िए, वो सब काइनेटिक एनर्जी का काम है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ देखो, मान लो ये वाला लेवल, ये मेरा लेवल है जहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। तो इतना मॉलिक्यूल कहाँ पे जा रहा है, इतना मॉलिक्यूल मेरा जा रहा है किस में, वो जा रहा है आपका प्रोडक्ट में, जिसका कि एनर्जी किसको, जिसका एनर्जी लेवल किसको क्रॉस करा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करा है। इतना 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 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये है मान लो टेम्परेचर T1 का ग्राफ, T1 का ग्राफ। अगर मान लो हम टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, इसको हम मान लो T2 कर दिए। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने वाला मेरा इतना ज़्यादा हो गया, नहीं हुआ इतना ज़्यादा, ये वाला इतना ज़्यादा पार कर रहा है। तो ये T2 पे गौर से देखो ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पार के, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ा, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो मेरा जो यहाँ पर जो ये जो हिस्सा आया ये शो कर रहा है कि उतना मेरा ज़्यादा मॉलिक्यूल कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्ट में। क्यों, क्योंकि ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मेरा पार्टिसिपेट किस में करेगा, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करिए और कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में। शायद ये ग्राफ समझ में आएगा, फिर से समझिएगा, फिर समझिएगा। ये जो मैक्सिमम जो मेरा वेलोसिटी मिलता है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके टर्म में ग्राफ शो किया गया, ठीक है। मान लो टेम्परेचर T1 पे थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे, ये एनर्जी ग्राफ है। तो इतना इतना वाला यहाँ वाला, यहाँ देखो इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपका टेम्परेचर T1 पे क्रॉस कर रहा था। जब T2 टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो देखो तो गौर से इतना मॉलिक्यूल यहाँ तक इतना मॉलिक्यूल मेरा T2 पे और ये है मेरा T1 पे, ये है मेरा T1 पे और ये है मेरा T2 पे। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गया किस में, प्रोडक्ट में, तो ज़्यादा गया। तो यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनरली अगर 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो दोगुना के का वैल्यू क्या हो जाता है, डबल, तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, डबल। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतना देर से कि कितना मॉलिक्यूल जो है वो थ्रेशोल्ड को पार करता है, e⁻⁻⁸ शायद ये समझ में आ गया होगा। यही ग्राफ आपके NCERT में बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। मैं ऊपर वाला ग्राफ को मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, अभी भी मैंने कहा कि रेट जो है, यहाँ देखना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी कितना, थ्रेशोल्ड वैल्यू को जो पार कर रहा था कितना, e⁻⁻⁸ टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, यानी कह सकते हो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻⁸, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ेगा, तो ये किसके बराबर, रेट के बराबर। रेट अभी बताया कि रेट बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻⁸। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट डालोगे तो k बराबर a इंटू e⁻⁸। यही है आपका अर्हेनियस इक्वेशन। कैसे डिराइव होके आया, शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझिए, बोलिए एक बार अर्हेनियस इक्वेशन, k बराबर a इंटू e⁻⁻⁸। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो k बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इन्फानाइट। जब ये इन्फानाइट हो जाए तो ये वैल्यू 0, किसी का पावर 0 तो ये वैल्यू 1, ये पूरा 1, तो k मैक्सिमम किसके बराबर, a के बराबर। अब कहता है कितना हिस्सा मॉलिक्यूल का थ्रेशोल्ड एनर्जी से
एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, यानी वो प्रोडक्ट में जाता है। कितना? e टू द पावर माइनस EA/RT। हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैसे? इस ग्राफ से शायद क्लियर हुआ होगा। देखना यहाँ पे, ये जो है ये बैरियर है, ये किसका? थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है। शुरुआत में देखो, शुरुआत में मेरा इतना ही मॉलिक्यूल, यहीं तक इतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पार कर रहा था थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब हम टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दी, अब वो इतना पार कर रहा है, इतना मॉलिक्यूल पार कर, इतना, तो इतना अगर पार कर रहा है तो क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा था, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है वो मेरा ज़्यादा हो गया। इसी से रिलेशन आया था किसका? अर्हेनियस का। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। प्रोपोर्शनलिटी हटाए, कांस्टेंट डाले, यही है मेरा कौन सा? अर्हेनियस फैक्टर कह लो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह लो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह लो। आ गया मेरा अर्हेनियस इक्वेशन। तो इसको जल्दी से कॉपी करना है, कॉपी कीजिए। अभी तक हमने देखा अर्हेनियस इक्वेशन और उसका इंटरप्रिटेशन। अब हम लोग डिराइव किया गया है लॉग के फॉर्म में, और वही मेन है जो कि हमें पढ़ना है, उसी पे न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो चलिए उसका लॉग फॉर्म देखते हैं। तो लॉग फॉर्म में अभी हमने सबसे पहले देखा था अर्हेनियस इक्वेशन। बोलिए एक बार, K बराबर A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA/RT। एक काम करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो ln K बराबर इधर हो जाएगा ln A होगा। एक बात बताओ, लॉग लेंगे तो यहाँ पे इंटू है, लॉग A इंटू बी होगा, तो लॉग A इंटू बी को क्या कहते हैं? लॉग A प्लस लॉग B, तो ln e टू द पावर माइनस EA/RT। ढंग से समझिएगा, log A इंटू बी बराबर क्या होगा? log A प्लस log B। ठीक है, यहाँ ln के नेचुरल लॉग लिए, ln A। याद करो ये एक्चुअल में क्या है? ये है मेरा ln, यानी कि log, नेचुरल लॉग है E। मतलब हमने आपको सिखाया था कहीं भी अगर इस तरह से log e टू दी पावर e लिखोगे तो वैल्यू कितना होगा? 1। या ln e भी कहोगे तो कितना होगा? वैल्यू 1। तो ये वाला वैल्यू आ गया मेरा 1, ये हो गया 1, तो 1, ये बचा माइनस EA/RT। तो इस प्लस की जगह अब कौन आ जाएगा? माइनस। ढंग से समझिएगा, माइनस EA/RT। अब ये नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ 10 आ गया। K बेस 10 लिखो या ना लिखो, अभी लिख देते हैं। 2.303 लॉग बेस 10 A माइनस EA/RT। ठीक है, अब एक काम करो, 2.303 से सबको डिवाइड कर दो, सारे। यहाँ का करोगे तो कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ नीचे में आ जाएगा, यानी क्या आ गया? लॉग K बराबर, अब हम बेस 10 नहीं लिखते हैं, वो हम अंडरस्टूड है, ये बेस 10 वाला है। लॉग A माइनस EA/2.303RT। देखिए तो मेरा कुछ इक्वेशन आ गया लॉग फॉर्म में। यही लॉग फॉर्म याद रखना है और ये अर्हेनियस इक्वेशन याद रखना है। फिर से बोलिएगा, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? अर्हेनियस इक्वेशन है मेरा K बराबर A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA/RT। पहला चीज़ क्लियर था। दूसरा है लॉग फॉर्म में लॉग K बराबर लॉग A माइनस EA/2.303RT। तो ये भी आपको इक्वेशन याद रखना है। चलिए अब इसका ग्राफ से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लॉग K वर्सेस टाइम T का ग्राफ आता है हमेशा, ये लॉग K वर्सेस टाइम T का ग्राफ रहता है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको हमने बता रखा है, y बराबर mx प्लस सी। इसे मैंने बड़े अच्छे से समझाया है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, खासकर बायो वाले स्टूडेंट, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो मैंने 2 लेक्चर 3 लेक्चर पहले जो पढ़ाया है उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इसको log K को हमने रखा y एक्सिस पे। यहाँ पे जो 1/t है, यहाँ पे जो 1/t होगा इसको हम रख रहे हैं x एक्सिस पे, तो ये मेरा c आ जाएगा। तो ये जो बच गया ये मेरा m आएगा। देखो क्या मिला हमको, स्लोप किसको बताता है? ये बताता है m। m की जगह देखो तो कितना आ रहा है?
माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर। कैसे, फिर से देखना, जब हम ग्राफ प्लॉट किए 1/t यानी x एक्सिस पे 1/t, x एक्सिस पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x एक्सिस पे 1/t, y एक्सिस पे log k, यहाँ ये मेरा y एक्सिस है, इसको मैं हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ log k, सॉरी इधर मेरा है log k, log k इधर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे 1/t, x एक्सिस पे 1/t, y एक्सिस पे log k। तो देखो m जो है ये x एक्सिस के साथ जो रहता है वो m है, x एक्सिस के साथ जो बचा वो m है, यहाँ पे प्लस साइन, यानी कि गौर से देखो ये माइनस इस m में होगा, कितना होगा, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर, यानी स्लोप मिला, स्लोप कैसा है, निगेटिव। हमने आपको सिखा रखा है जब स्लोप निगेटिव होता है तो टेन थीटा निगेटिव होता है, टेन थीटा निगेटिव होता है यानी थीटा 90 से ज़्यादा, यानी गौर से देखो ये जो एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे ये थीटा 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा स्लोप कितना मिला, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब log k वर्सेस 1/t है तो स्लोप मेरा कितना है, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर। ठीक है, ये जहाँ y एक्सिस को काटा तो इंटरप्रिटेशन मतलब वो इंटरसेप्ट जो होता है y एक्सिस पे किसके बराबर, log a के बराबर, तो यहाँ log a हो जाएगा। एक इसका दूसरा ग्राफ जो पूछा गया था वो था 1/t वर्सेस ln k, तो ये नेचुरल लॉग है, फिर वैसे ही ग्राफ तो सेम होगा, ग्राफ तो सेम होगा, यहाँ पे काटेगा ये ln a के बराबर, और यहाँ जो मेरा स्लोप मिलेगा इसमें 2.303 का टर्म नहीं होगा, तो कितना होगा, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर। बस यही याद रखना है, जब नेचुरल लॉग मिलेंगे तो स्लोप माइनस ई ए बाई आर, और जब यहाँ पे लॉग बेस 10 में है log k वर्सेस 1/t तो स्लोप मिला है माइनस ई ए बाई 2.303 आर। शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा, लॉग फॉर्म किसका, अर्हेनियस इक्वेशन का। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं अर्हेनियस इक्वेशन में हमने कहा k जो है रेट कांस्टेंट वेरी करता है टेम्परेचर से, तो जब टेम्परेचर डिफर करेंगे तो k के साथ रिलेशन कैसा होगा। देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ लेट k1 इज रेट कांस्टेंट एट T1 केल्विन, ये T1 केल्विन पे, और k2 इज रेट कांस्टेंट एट T2 केल्विन, मान लेते हैं। अब आप बोलो, हमने अर्हेनियस इक्वेशन अभी लॉग के फॉर्म में सिखाया था, बोलिए log k बराबर, बोलिएगा तो याद होगा, log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT। अब हम एक काम करते हैं, एट T1 केल्विन पे लिखते हैं, तो T1 केल्विन पे क्या हो जाएगा, T1 केल्विन पे बोलो ये कितना है रेट कांस्टेंट k1, तो log k1 इंटू log a। a एक तरह का कांस्टेंट है जो एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। मान के चलते हैं कि EA और K, EA में थोड़ा बहुत अंतर होता भी है लेकिन मान के चलते हैं कि उतना वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखना EA ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन A जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, EA थोड़ा बहुत वेरी करता भी। log A माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT1 होगा, ये क्लियर है। फिर से देखिएगा हमने क्या कहा, एट T1 केल्विन पे, एट T1 केल्विन पे क्या कहा, ये हो गया मेरा K1 और यहाँ आ गया मेरा T1, ये पहला इक्वेशन। दूसरा एट T2 केल्विन, एट T2 केल्विन, इसको हम कह सकते हैं log K2 बराबर log A माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT2, दूसरा इक्वेशन। अब एक काम करो, ऑपरेट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो। देखो यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस log A है और यहाँ प्लस है तो ये log A कट गया, log A से log A कट गया। अब बोलो log K2 माइनस log K1, उसको हम यहाँ लिखेंगे log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, तो ये हो जाएगा log K2 बाई K1 बराबर, ये तो ख़त्म हो गया, इसमें आ जाइए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
इन दोनों में कॉमन है ई ए बाई 2.303 आर, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर। चलिए यहाँ देखिए, ये T1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो कुछ मेरा इक्वेशन आ गया। ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है कि अलग अलग टेम्परेचर पे मेरा लॉग केस में कैसा रिलेशन है K का। log K2/K1 बराबर EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, जहाँ पे T2 जो है जनरली T1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। शायद ये भी समझ में आ गया होगा, एक बार डिराइव करके उसको लिखिएगा तो शायद याद हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल पे। कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं अर्हेनियस इक्वेशन से। देखिएगा, ये प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज में। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, कुछ ऐसा दिया K बराबर समथिंग e⁻ माइनस 28,000 K/T। तो पूछा कैलकुलेट E। देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे या फिर इस तरह का प्रैक्टिस नहीं किया हुआ रहेगा तो वहाँ जाके क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखना ये क्वेश्चन कितना आसान है। चलिए इसको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने अर्हेनियस इक्वेशन क्या पढ़ा है, बोलो एक बार, K बराबर a⁻ माइनस EA/RT होता है। ये यहाँ हमको क्या दिया गया है, गिवन है K बराबर 4.5 इंटू 10⁻ माइनस 11 पर सेकेंड इंटू e⁻ माइनस 28,000 K/T। यही है, इन दोनों को आप कंपेयर करो। तो गौर से देखो, ये K, यहाँ ध्यान देना, ये K, ये K, ये A की जगह ये है और ये e⁻ माइनस EA/RT की जगह e⁻ माइनस 28,000 K/T है। तो यानी ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करोगे तो ये दोनों सेम होगा। समझिएगा, अर्हेनियस इक्वेशन को जब हमने इससे कंपेयर किया तो हमें क्या दिखाई दिया, ये वाला वैल्यू इसके सेम होगा। तो कहता है ऑन कंपेयरिंग हम क्या मिला, माइनस EA/RT बराबर माइनस 28,000 K/T। T से T कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो EA बराबर 28,000 इंटू R का वैल्यू होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे 8.314 जूल। यहाँ पे चूँकि ये आ जाएगा मेरा जूल पर मोल में, ये केल्विन से यहाँ पे पूरा लिखो, जूल पर मोल पर केल्विन। ये था मेरा केल्विन में, छोड़ दो इसे, रहने दो केल्विन में, केल्विन से केल्विन कट गया, आंसर किस में बचेगा, जूल पर मोल। आ गया मेरा आंसर। एक काम करो, 1 2 3 4 5 सबको हमने हटा दिया तो 10⁵। अब 8.3 को 0.28 से गुना करना है, तो मान लो इसको 3 8 3 24 2.35 के आसपास इसका आंसर होगा। 2.35 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। आगे आंसर देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। चलिए इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं अर्हेनियस का। देखिएगा यहाँ पे, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद खुद से बनाओ, गलती करो। और हाँ, जैसे एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम है हम कोशिश करेंगे एक वीडियो हम ऐसा बनाए, 1-2 वीडियो जिसमें सारा का सारा प्रॉब्लम ही हम आपको लेके चलेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे आरसी मुखर्जी का भी कुछ एक प्रॉब्लम, कुछ अपना जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम है वो लेके चले, और एनसीईआरटी मैक्सिमम का मैक्सिमम हम लोग डील करेंगे वो अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। चलिए इसको देखते हैं। कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ये दिया गया है आपको, इक्वेशन कुछ ऐसा है, log K बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K/T। ठीक है, पूछा कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। फिर पूछा कि कितने टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ आपका 256 मिनट हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके पहले स्टेप पे चलते हैं। पहला कहा कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग इसी को देखते हैं। आपको हमने सिखा रखा है अर्हेनियस इक्वेशन लॉग के फॉर्म में, शायद याद होगा, बोलो एक बार, log K बराबर log A माइनस EA/2.303 RT होता है। इसको उससे कंपेयर करो, तो ऑन कंपेयरिंग,
ऑन कंपेयर, इसके साथ कंपेयर करो, log k माइनस 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k बाई टी। यही है। गौर से देखो तो जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये दोनों टर्म बराबर होगा। क्या मिला हमें? देन कह सकते हो ई ए बराबर, सॉरी इसे ऐसे नहीं, कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिला? माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी बराबर माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 के बाई टी। देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, टी से टी कैंसिल हुआ, हमें ई ए निकालना है तो ई ए बराबर 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 के इंटू 2.303 आर का वैल्यू बोलो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, आ जाएगा मेरा जूल पर मोल में। ठीक है, तो इसको आप गुना करो तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है, उसे रहने दो आप। 8.3 है, 2.3 है और 1.25 है। इसको अगर हम इससे गुना करेंगे तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 2.3 तो 10 से ज़्यादा होगा, वहाँ से पॉइंट हटा दो, यानी ये होगा मेरा 2.39 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल में आया आंसर। इसको हम लिख सकते हैं 239 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 को हटा दो तो किलो लिख सकते हो, तो किलो जूल पर मोल हो गया आंसर 239। तो ये आ गया मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए फिर से समझ लीजिए, हमने क्या कहा, अर्हेनियस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो। देखो देखने से बड़ा अजीब लगता है, अगर नहीं सॉल्व किया होगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो जैसे ही कंपेयर किए इसके बराबर हमें ये मिला, इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कॉपी कर लेंगे। तो जैसे ही बराबर मिला, कंपेयर कर दिए, वैल्यू बैठा करके मेरा क्या मिल गया? एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब इसके सेकेंड पार्ट में देखते हैं। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ मेरा 256 मिनट हो जाए। कितने टेम्परेचर? तो हमने टेम्परेचर के साथ तो हाफ लाइफ का कोई रिएक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन के के साथ हमने टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ा है। के क्या है? मेरा रेट कांस्टेंट, और के के साथ हाफ लाइफ का भी पढ़ा है। याद करो के बराबर क्या सीखा था? 0.693, चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये हमने पढ़ रखा। हमें टी हाफ दे रखा है तो वहाँ से के निकाल लेते हैं। चलिए, हमें पता है एज के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। चलिए तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ हमें यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है? 256 मिनट। तो ये पर मिनट में आ जाएगा। इसको आप काटोगे तो ये वैल्यू आ जाता है 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिनट। ये वैल्यू आ गया मेरा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिनट। तो देखो तो के आ गया। तो अब मुझे ये निकालना आसान है कि के जब मिल गया तो टेम्परेचर कितना होगा। क्यों? क्योंकि इसका हमें ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन दिया हुआ था। चलिए उस पे आ जाते हैं, इसके मेन इक्वेशन पे जो दे रखा था। बोलिए वहाँ पे क्या दे रखा था? log के बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 के बाई टी। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए तो log के की जगह हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी। अब ये log का वैल्यू है। चलो यहाँ पे देखो, इसे हम कह सकते हैं, ये -3 को अगर आगे ले आओगे 10 टू द पावर -3 तो ये हो जाएगा -3 2.7, यानी कि हमने आपको log 2 का वैल्यू सिखाया 0.301, log 3 का वैल्यू सिखाया है 0.477। तो 2.7 का log का वैल्यू आप सोच के बताओ, इन दोनों के बीच में, वो भी log 3 से थोड़ा सा कम, तो हम मान लेते हैं log 4.2 के आसपास हो सकता है। log 4.2 के आसपास हम मान लेते हैं, 4.2 या 4.3 मान लेते हैं। देखो ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट हम नहीं मान रहे। एग्जैक्ट आपको log टेबल से निकाला, आप अप्रॉक्स मानो, आंसर उसी में आ जाएगा। यहाँ देख लो तो ये हो जाएगा -3 प्लस 0.43 बराबर 14.34
-1.25 इंटू 10⁴/T। अब ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ गया -3 में से इतना हटा दोगे तो -2.57 जो भी आता है बराबर 14.34 प्लस -1.25 इंटू 10⁴/T। अब यहाँ से आप टेम्परेचर आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से आप टेम्परेचर आसानी से, ये टेम्परेचर आपका आता है 739.3 केल्विन। चलिए, है कुछ नहीं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे लॉग का टर्म आप सॉल्व करना सीख जाओ, इसको इससे कंपेयर करना सीख जाओ। यहाँ पे जो हमने के निकाला था T½ के टर्म में, फिर से समझ लीजिएगा, T½ से हमने के निकाल लिया और जब मेरा रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया तो इस इक्वेशन में के का वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ से मेरा टेम्परेचर मिल गया। है कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है और कंपेयर करना सीख जाइए। कंपेयर करना अगर सीख जाएगा तो ये केमिकल काइनेटिक्स आपका कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो ये चैप्टर आपका जो सिलेबस कहता है आपके अनुसार, तो कुछ एक पैरेलल है, कुछ एक है कि कुछ एक फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन जहाँ जहाँ मिलेगा हम क्वेश्चन में ही डील करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू NCERT आपका सिलेबस ख़त्म होता है। तो काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर अगर अच्छा लगे तो सबके साथ काइंडली सबको बताइए। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, खुद पढ़िए और दूसरे को सिखाइए। जैसे ही सिखाइएगा वो आपका जो भी पढ़ा हुआ है ना उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो कोशिश कीजिए पढ़ते रहने का, हमारे साथ बने रहिए और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।